डिप्थीरिया का एज ग्रुप क्या है? इसका भी प्री स्कूल एज ग्रुप कहा जाता है, प्री स्कूल एज ग्रुप, यानी 1 to 5 ईयर्स का, 1 to 5 ईयर्स का एज ग्रुप होता है डिप्थीरिया का। ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, ये इन्वेजिव, ये नॉन इन्वेजिव, ये इन्वेजन नहीं करती, बल्कि ये क्या करती हैं, जो नेजोफेरिंक्स है वहां पे जाके, जो ये डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये जाके वहां पे लाज करता है नेजोफेरिंक्स में। तो वहां पे नेजोफेरिंक्स में, अब नेजोफेरिंक्स का क्या क्या हिस्सा आएगा? या तो नोज है, तो फेरिंग्स में आप आइए, तो उसमें पोस्टीरियर वॉल है, इसके अलावा टॉन्सिल्स है, और पोस्टीरियर टंग है। यहाँ पे एक फाल्स मेम्ब्रेन बनती है, फाल्स मेम्ब्रेन, ग्रेइश व्हाइट या येलोविश व्हाइट कलर की फाल्स मेम्ब्रेन बनती है, जिसको हम कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन भी इसको देते हैं, स्यूडो मेम्ब्रेन। लाइक यहाँ पे इस तरीके से, ये जो है ना आपके, ये टॉन्सिल्स है, अव्यूला है, और ये टंग का हिस्सा है। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन बन गई, या तो ग्रेइश व्हाइट बनती है, या येलोइश व्हाइट बनती है। इन्हीं को स्यूडो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये एकदम चिपकी हुई होती है, इसको हम जैसे स्क्रैप करना चाहें या वाइप करना चाहें तो वाइप नहीं होगी। अगर हमने जोर लगाया, जबरदस्ती की, तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है वहां पे। इंडिया में एंडेमिक है डिप्थीरिया डिजीज, जो है इंडिया में एंडेमिक है। और डिप्थीरिया का जो 3 चीजें बड़ी कॉमन है डिप्थीरिया में, सबसे पहले तो यही कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रेइश या येलोविश मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स। और इसको हम, जो ये स्यूडो मेम्ब्रेन बन रही है, इसको हम वाइप नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। अगर हमने कोशिश की तो वहां पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वहां पे लोकल एरिया में कंजेशन होगा, एडिमा होगा। जो लोकल, वही नेजोफेरिंग्स का जो पूरा एरिया है, वहां पे कंजेशन होगा, एडिमा होगा। और रीजनल लिम्फ नोड्स जो होते हैं, रीजनल लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो इनलार्ज होते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स में यही चीज सबसे ज्यादा मिलती है। इसके अलावा क्या, अब अगर कहीं पे रीजनल एरिया में कंजेशन है, एडिमा है, लिम्फ नोड्स इनलार्ज है, तो सोर थ्रोट मिलेगा। वहां पे अगर एडिमा है फेरिंग्स में, तो सोर थ्रोट मिलेगा। अब सोर थ्रोट है, कहीं पे स्वेलिंग है, एडिमा है, सोर थ्रोट है, तो डिफिकल्टी इन swallowing। फिलहाल फीवर भी आता है, माइल्ड ग्रेड का फीवर। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, यानी वो फाल्स मेम्ब्रेन प्लस सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन swallowing, और माइल्ड ग्रेड फीवर। मेम्ब्रेन को हम वाइप नहीं कर सकते। ठीक। अब इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? केसेस आर कैरियर्स। डिप्थीरिया एंडेमिक है, इंडिया में डिप्थीरिया एंडेमिक है। इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है केस आर कैरियर। और इसमें ये देखा गया कि कैरियर्स ज्यादा खतरनाक होते हैं केसेस से, क्योंकि जो कैरियर्स होते हैं वो टोटल डिजीज ट्रांसमिशन का 95% शेयर इन्हीं का, कैरियर्स का होता है। 95% शेयर कैरियर स्टेट का होता है, जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। और इनमें भी अब अलग अलग कैरियर्स होते हैं, नजल कैरियर्स होते हैं, ओरल कैरियर्स होते हैं। तो जो नजल कैरियर्स होते हैं वो मोर डेंजरस होते हैं थ्रोट कैरियर से। इंक्यूबेशन पीरियड इसका सबसे सिंपल है याद रखने में, 2 to 6 डेज। डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 6 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है मेन मोड, या फिर कभी कभी क्यूटेनियस लीजन से भी फैल सकता है। अगर कहीं पे कट है, वुंड है, तो वहां से भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, 14 to 28 डेज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। और डिजीज का ऑनसेट कहाँ से होता है? फॉल्स मेम्ब्रेन बनती है वहां से। फॉल्स मेम्ब्रेन बनी, सोर थ्रोट हुआ, डिफिकल्टी इन swallowing एंड माइल्ड ग्रेड फीवर, यहाँ से ऑनसेट होता है। और उससे 14 to 28 डेज तक पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी या कम्युनिकेबिलिटी है। और कब हम कहेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल है? वो जो केस है या कैरियर है, अगर उसके, हमने जो स्वैब कल्चर इसमें करते हैं, बेसिकली इसको हम देखने के लिए स्वैब कल्चर करते हैं, तो 2 कल्चर अगर उसका नेगेटिव आ गया नोज एंड थ्रोट से, तब हम कहेंगे कि अब ये नॉन कम्युनिकेबल है, नॉन इन्फेक्टिव है। अदरवाइज अगर एक भी पॉजिटिव आ रहा है तो अभी वो इन्फेक्टिव है डिप्थीरिया में। इसमें एक टेस्ट करते हैं, शिक टेस्ट, ये नाम याद रखिएगा, शिक टेस्ट।
सिक टेस्ट जो बेसिकली होता है ना, एक इंट्राडर्मल टेस्ट है। इसमें क्या होता है, एंटीटॉक्सिन होता है सिक का, उसको इंजेक्ट किया जाता है सिर्फ ये देखने के लिए कि डिप्थीरिया टॉक्सिन से हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप है या नहीं। अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो सिक टेस्ट पॉजिटिव, यानी डिप्थीरिया की डिजीज उसे है। ये इसी के लिए अब बेसिकली सिक टेस्ट भी नहीं किया जाता, अब हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो सिक टेस्ट के बारे में ही पूछा है। सिक टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? डिप्थीरिया के लिए, डिप्थीरिया के लिए। अब डिप्थीरिया, अगर सीवियर डिप्थीरिया है किसी को सीवियर डिप्थीरिया है तो उनमें क्या होगा, एडिमा होगा। एडिमा हो रहा है सब मैंडिबुलर एरिया का, जो सब मैंडिबुलर एरिया है और एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेक, साथ में क्या होगा, रीजनल लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो एक अपीयरेंस आती है, बुल नेक उसको कहते हैं। बुल नेक, बुल नेक अपीयरेंस जो होती है वो डिप्थीरिया में ही पाई जाती है। बुल नेक अपीयरेंस, यहाँ ये जो इलाका है, सब मैंडिबुलर रीजन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये क्या हो गया, स्वेल कर गए। साथ में जो रीजनल लिम्फ नोड्स हैं ये भी इंलार्ज हो जाएंगे। इसके अलावा एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक, पता ही नहीं चल रहा है इसमें, वो भी इंलार्ज है। तो डबल चिन, इसी को कभी कभी डबल चिन भी बोलते हैं, ये बुल नेक हो गई, इसी को बुल नेक का नाम दिया गया। बुल नेक, अगर ये पूछे बुल नेक किस में पाई जाती है तो डिप्थीरिया में पाई जाती है। कौन से एज ग्रुप में कॉमन है डिप्थीरिया, 1 to 5 ईयर्स। नेजल कैरियर, कैरियर ज्यादा खतरनाक होती है इसमें, कैरियर स्टेट जो होती है वो मोर डेंजरस देन केसेस, और उसमें भी नेजल कैरियर्स आर मोर डेंजरस देन थ्रोट कैरियर्स। एक्चुअली इस डिजीज का जो प्रेजेंटेशन होता है सबसे पहले क्या होता है, ग्रेस या येलोविश व्हाइट मेम्ब्रेन बनती है। कहाँ पे, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, फ्लैरिंग्स में, जिनको हम हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। इनको अगर रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो इंटरनल ब्लीडिंग के चांस ज्यादा है, यानी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। साथ में अगर ये बन रहा है, इसके अलावा मार्क कंजेशन होगा, एडिमा, एडिमा भी पाया जाएगा, और रीजनल लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट। जब कंजेशन होगा, एडिमा होगा, रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे तो यही बुल नेक वाली अपीयरेंस मिलती है। बुल नेक की अपीयरेंस है तो सोर थ्रोट भी मिल रहा है वहां पे, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। अगर किसी को रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, कंजेशन है, एडिमा है थ्रोट में, तो swallowing में डिफिकल्टी होनी ही होनी है। साथ में क्या, माइल्ड ग्रेड का फीवर भी मिलेगा। उसी के हिसाब से ये कहा गया कि जब डिजीज का अनसेट होता है, डिजीज का अनसेट जब होता है उसके बाद 14 to 28 डेज तक ये क्या है, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है इसकी, डिप्थीरिया में। डिप्थीरिया के लिए अगर हम बात करें कि इसके प्रिवेंशन की, तो किससे हम करते हैं, डिप्थीरिया के प्रिवेंशन किससे करते हैं? आइसोलेशन करेंगे, वैक्सीन, डीपीटी, डिप्थीरिया टॉक्साइड। एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो होती है वो डीपीटी से करते हैं। हाँ, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, डीपीटी वैक्सीन। इसमें पैसिव इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है एंटी सीरा से करते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो होता है एंटी सीरा, बेसिकली हार्स के सीरम से ये बनाई जाती है, हार्सेस के सीरम। एंटी सीरम के बारे में अगर कोई पूछे कि ये किससे बनाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो है हार्सेस के सीरम से ये बनाए जाते हैं, जो एंटी सीरा होते हैं। ये पैसिव इम्यूनाइजेशन के काम आते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन डीपीटी वैक्सीन से करते हैं इसको। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 डेज, पॉजिटिव एजेंट कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। और ये टॉक्सिन जाके लाज करते हैं कहाँ पे, जब ओरोफेरिंक्स में लाज करते हैं तो वहां पे वही मेम्ब्रेन बनाना शुरू करते हैं। नॉन इन्वेजिव है, सरफेस पे ही रहते हैं ये। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसके अलावा कभी कभी क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट भी होता है, क्यूटेनियस लीजन है, कोई कट है या बॉयल है, एब्सेस है, वहां से भी ये फैल सकता है। सिक टेस्ट क्या करते हैं, सिर्फ डिप्थीरिया की हाइपर सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। तो सिक टेस्ट किसके लिए यूज होता है, डिप्थीरिया के लिए। बुल नेक किस में पाई जाती है, डिप्थीरिया में पाई जाती है। डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना, 2 to 6 डेज है। प्रिवेंशन में क्या है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन डीपीटी से करते हैं और पैसिव इम्यूनाइजेशन एंटी सीरा से करते हैं इसमें, बस।
नहीं यही था। अब थर्ड डिजीज जो है हमारी पर्ट्यूसिस, इसके कई नाम है। वूपिंग कफ, दूसरा इसी को कहते हैं 100 डे कफ। 100 डे कफ भी कहते हैं और वूपिंग कफ भी कहते हैं पर्ट्यूसिस को। होती किससे? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होती है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है? सिर्फ और सिर्फ केसेस, इसमें कैरियर स्टेट या सब क्लिनिकल केसेस नहीं पाए जाते। एक बार मैं पढ़ा रहा था जब वो आइसबर्ग फिनोमेना, तो उसमें शायद किसी ने सवाल किया था कि पर्ट्यूसिस आइसबर्ग फिनोमेना को शो करता है या नहीं, तो ये भी शो नहीं करता है। पर्ट्यूसिस जो है आइसबर्ग फिनोमेना को शो नहीं करता है, क्योंकि इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? सिर्फ केस है। सब क्लिनिकल केस, इन अपेरेंट केसेस इसमें नहीं होते हैं। पर्ट्यूसिस में सब क्लिनिकल या अपेरेंट केसेस नहीं। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 14 to 21 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन केसेस, सब क्लिनिकल केस या इनअपेरेंट केसेस नहीं होते, इसलिए ये आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज को शो नहीं करेगा। नीचे लिखा देयर इज नो सब क्लिनिकल और क्रोनिक कैरियर स्टेट। और इसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी नहीं मिलती, चाहे इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन आप कर दीजिए, उसके बावजूद भी इसमें दोबारा इसके सेकेंड अटैक कॉमन है, इसमें हो सकते हैं। सेकेंडरी अटैक रेट इसका कितना है? मोर देन 90%। सेकेंडरी अटैक रेट इस डिजीज का कितना? हाईली इन्फेक्शन डिजीज है ये, केसेस से फैलती है। मोर देन 90% इसका सेकेंडरी अटैक रेट है। इंसिडेंस और फैटेलिटी किसमें कॉमन है ज्यादा? फीमेल्स में। फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। एज ग्रुप इसका क्या है? ये भी प्री स्कूल एज ग्रुप का है, लेस देन 5 ईयर्स। लेस देन 5 ईयर्स। इसमें एक चीज बताएगी, पर्ट्यूसिस की जो सबसे बड़ी पहचान है, इसमें क्या दौरे की शक्ल में खांसी आती है। दौरे की शक्ल में खांसी आती है, उसके बाद खांसते खांसते जब एयर हंगर होती है, अचानक से एक बहुत तेज इंस्पायरेटरी वो साउंड आती है, जिसको हुप कहा गया। हाई पिच होती है इंस्पायरेटरी हुप। जैसे ये है, इसको सुनिएगा। सर आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? सर मेरे पास तो नहीं आई। मुझसे आवाज नहीं आ रही है। इसकी साउंड नहीं गई किसी के पास? सिर्फ मुझे ही आ रही है। नहीं आ रही सर, किसी को नहीं आ रही। तो सर ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा सर। कर दूंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, खांसते खांसते एक ना बहुत जोर से उससे से इंस्पायरेशन, इंस्पायरेटरी वूफ इसको कहा, हाई पिच साउंड निकलती है। तो वही इंस्पायरेट, इसकी यही सबसे बड़ी पहचान है पर्ट्यूसिस की। वूफिंग कफ, इसी को 100 डे कफ भी कहते हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में 3 स्टेज बताए गए। एक तो था कैटारल स्टेज, दूसरा है पैराक्सिस्मल। सर ये क्लिनिकल फीचर्स बता रहे हैं आप? हाँ, ये क्लिनिकल फीचर्स हैं। कैटारल स्टेज है, पैराक्सिस्मल स्टेज है और कन्वाल्जेंट। कन्वर्जेंट। ठीक, कन्वाल्सेंट स्टेज या पीरियड। कैटारल स्टेज में क्या है, ज्यादातर जो होती है ना कॉमन कोल्ड और ड्राई कफ वाले फीचर्स इसमें मिलते हैं। लाइक लेक्राइमेशन है, स्नीजिंग है, कोराइजा है, एनोरेक्सिया है, और इसके अलावा नाइट में खासतौर पे खांसी की शिकायत रहती है, लेकिन जनरल खांसी रहती है। ऐसे नहीं, ये हुफ वाली अभी नहीं आएगी, अभी ऐसे जनरल खांसी रहती है पेशेंट को। लेक्राइमेशन, आंख से आंसू निकल रहा है, उसको बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, भूख नहीं लग रही है, एनोरेक्सिया की शिकायत कर रहा है, और नाइट कफ, रात में वो ड्राई कफ की शिकायत। और जो पैराग्जिस्मल है, पैराग्जिस्म, इसमें क्या होता है, दौरे की शक्ल में अब खांसी शुरू होती है, इसमें लगातार होगी। और उसके बाद हाई पिच्ड, वही इंस्पायरेटरी साउंड जो हुप की शक्ल में सुनाई देगा। और जब भी ये खांसी पैराग्जिस्मल स्टेज में क्या होता है, इसकी जो पहचान तो एक तो यही है, इंस्पायरेटरी हुप। और जब खांसी दौरे की शक्ल में आएगी, और खत्म कैसे होती है? वोमिटिंग के साथ हमेशा। इसमें जब भी खांसी रुकेगी तो वोमिटिंग हो जाएगी, तब जाके थोड़ा सा सुकून मिलता है पेशेंट को। ये था पैराग्जिस्मल स्टेज।
और लास्ट में आता है कन्वर्जेंट स्टेज, जिसमें क्या होता है साइन एंड सिम्टम्स सब क्या सबसाइड करने लगते हैं। कैटारल स्टेज में बस वही नॉर्मल जो कफ या कोल्ड के जो फीचर्स होते हैं वही मिलते हैं। पैराक्सिस्मल स्टेज यही मेन स्टेज है इस डिजीज का। इसमें वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स वूफ की शक्ल के जो इंस्पायरेटरी वूफ मिलता है इसी में मिलता है। और जब भी इसको आराम मिलेगा, वोमिटिंग आएगी, उसके बाद ही इसकी खांसी थोड़ी देर के लिए सबसाइड करेगी। दोबारा फिर से वो पैराक्सिस्म शुरू होगा तो फिर से उसको खांसी आनी है लास्ट में। कॉम्प्लिकेशन जी, सर खांसी आएगी लास्ट में कि लास्ट में वॉमिटिंग होगी? लास्ट में वोमिटिंग स्टार्टिंग होती है खांसी से, खांसता रहेगा। साथ में जब एयर हंगर कुछ देर खांसने के बाद इंस्पायरेटरी हुफ आएगी, एक लाउड वॉइस सुनाई देगी। फिर इसको कुछ देर के बाद फिर आएगी वोमिटिंग, उल्टी आएगी। उसके बाद तब जाके इसे कुछ देर के लिए वक्ती तौर पे इसे सुकून मिल जाएगा, खांसी कुछ देर के लिए रुक जाएगी, फिर से वही बाउट फिर शुरू हो जाते हैं। ये स्टेज चलती है 2 to 4 वीक्स तक, 2 से 4 हफ्ते तक ये चलती है पैराक्सिस्मल स्टेज। उसके बाद फिर कन्वर्जेंट स्टेज है, साइन एंड सिम्टम्स धीरे धीरे सबसाइड करना शुरू हो जाते हैं पर्ट्यूसिस में। कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है? ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोन्यूमोनिया, ब्रोंकिएक्टेसिस, ये मेन कॉम्प्लिकेशन है इसके, ये इसके मेन कॉम्प्लिकेशन है। अब जैसे अभी मैंने बताया कि वो होती है उसको वोमिटिंग अगर हो रही है तो क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। अब प्रेशर अगर बहुत ज्यादा होने लगा तो क्या होता है कि कभी कभी ना सेरेब्रल हेमरेज के चांसेस, यानी क्या इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उससे क्या इंट्रा सेरेब्रल प्रेशर बढ़ा तो सेरेब्रल हेमरेज, उसको नाम दिया गया पंक्टेट, बल्कि ये पंक्चुएट लिखा है, पंक्टेट होते हैं थोड़े, पंक्टेट सेरेब्रल हेमरेज। कन्वर्जेंस भी हो सकता है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, यानी कि क्या हुआ कि रेटाइनल आर्टरीज जो है उनमें भी हेमरेज हो सकता है। तो सब कंजक्टाइवल हेमरेज, एपिस्टैक्सिस, ये सब क्या, ये लेस कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। मेन कॉम्प्लिकेशन ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकोन्यूमोनिया या ब्रोंकिएक्टेसिस, ये इसके मेजर कॉम्प्लिकेशन है। अब पर्ट्यूसिस के लिए दो तरीका है। एक तो आप पर्ट्यूसिस को ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इसकी है एरिथ्रोमाइसिन, 40 मिलीग्राम पर केजी क्यूआईडी, यानी 4 टाइम्स इन ए डे, 10 दिनों तक हम देते हैं। एरिथ्रोमाइसिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है पर्ट्यूसिस की। दूसरे क्या, प्रिवेंशन के लिए हम क्या देते हैं, वही डीपीटी वैक्सीन, इसमें भी वही डीपीटी वैक्सीन देते हैं। अलग से सिंगल वैक्सीन का कोई वो नहीं है इसमें, डीपीटी ही सही है। देखिए ये ज्यादातर डिजीजेज बस बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना, क्योंकि अराउंड 40 के आसपास डिजीजेज हैं। अगर हम सब लाइन से उसका हर एक चीज पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर वही पूरे साल लग जाएगा और कुछ पूछा भी नहीं जाए। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या, आपको मैच द फॉलोइंग में 4-5 डिजीज मिल गई, उसके पॉजिटिव एजेंट मिल गए, मैच मैच करिए, या इंक्यूबेशन पीरियड है, डिजीज है, उनको मैच करिए। ज्यादातर इंक्यूबेशन पीरियड ही पूछा जाता है अक्सर, या किसी के स्पेसिफिक लाइट सिक टेस्ट है वहां पे, ब्लूबेरी मफिन लीजन था, या कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का ट्रायड है, ये सब पूछ लिया जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस इसकी एरिथ्रोमाइसिन। अब पर्ट्यूसिस थी या डिप्थीरिया थी, इनकी वैक्सीन क्या थी, डीपीटी। हमने वैक्सीन तो मीजल्स भी पढ़ ली है, बीसीजी भी पढ़ ली, ओपीवी भी पढ़ ली, डीपीटी की वैक्सीन अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। डीपीटी की वैक्सीन भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंबाइंड वैक्सीन है, सबको पता है, डीपीटी 3 नाम है इसमें, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। जिसमें से डिप्थीरिया और टेटनस क्या है, टॉक्साइड होते हैं। ये डिप्थीरिया और टेटनस क्या है, टॉक्साइड। और पर्ट्यूसिस किल्ड ए सेलुलर बैसिलाई की वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन बेसिकली। डोज क्या है डीपीटी की, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं, एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, यानी डोज हो गए 0.5 ml, रूट हो गया इंट्रामस्कुलर, और साइट एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, मिडिल 1/3 पे देते हैं। अब अगर किसी को याद हो डीपीटी वैक्सीन, जब हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ रहे थे तो कितनी वैक्सीन देते हैं डीपीटी की? सर 3 डोज और एक बूस्टर डोज। 2 बूस्टर डोज दी जाती है इसमें, 5 डोज। 5 होती है, 6, 10, 14 वीक। एक तो इस पे दे दिया हमने 3 डोज, उसके बाद 16 to 24 वीक पे, मंथ पे, सॉरी 16 to 24 मंथ पे हमने पहली बूस्टर डोज दे दी। दूसरी 5 ईयर्स पे, 5 साल पे सेकेंड बूस्टर हम देते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि अब ये जो 3 सक्सेसिव डोजेस हैं
इनमें जो रिकमेंड किया गया इंटरवल का कम से कम 1 महीने का इंटरवल होना चाहिए, गैप होना चाहिए इन डोजेस के बीच में। वही चीज देखिए, रिकमेंडेड इंटरवल बिटवीन 3 सक्सेसिव डोजेस 1 मंथ, यानी 6 to 10 वीक में 4 वीक का इंटरवल है, 4 वीक इक्वल टू 1 मंथ। कंट्राइंडिकेशन क्या है इसका, डीपीटी वैक्सीन का, अगर वही मैंने बताया तो ज्यादातर जो इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन है या इस तरीके की वैक्सीन है, इनमें कोई खास कंट्राइंडिकेशन नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ इसका जो कंट्राइंडिकेशन है वो ये है कि सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रीवियस डोज, अगर पहले हमने पहली डोज दी उसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप हो गया तो अगली डोज को डिफर कर देंगे, नहीं देंगे। दूसरी चीज, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, लाइक एक्टिव एपिलेप्सी की बात की थी मैंने, किस लिए, पर्ट्यूसिस कंपोनेंट की वजह से डीपीटी वैक्सीन को एक्टिव एपिलेप्सी में नहीं देते। लेकिन अगर एपिलेप्सी कंट्रोल्ड है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे, या किसी को सीजर आ रहे थे वो भी कंट्रोल्ड है ड्रग्स पे, तब हम ये डीपीटी वैक्सीन दे सकते हैं। हाँ, अनकंट्रोल्ड सीजर या अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी है तो उसमें हम डीपीटी की वैक्सीन नहीं देंगे। अब डीपीटी वैक्सीन और ये माइनर वैक्सीन रिएक्शन था, फीवर काज कर सकते हैं, तो क्या एंटीपायरेटिक दे दीजिए और बताइए कि ले जाओ, जरूरत पड़े तो यूज कर लेना, नहीं तो रख लेना, है ना। टेक होम नीड बेस्ड, अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना, नहीं तो छोड़ देना। अब इस डीपीटी वैक्सीन का कोल्ड चेन टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल वैक्सीनेशन का कोल्ड चेन टेम्परेचर जो है हमारे इंडिया में वो यही है, +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर डीपीटी वैक्सीन किसी तरीके वजह से फ्रीज हो जाए, फ्रोजन, तो फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ये तो था डीपीटी वैक्सीन। इसमें दो चीज और रह गई, एक तो प्रिजर्वेटिव, बार बार बताया हुआ है। इसमें प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज होता है, डीपीटी वैक्सीन में प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज होता है, ये कितनी बार बता दी, थायोमर्साल। थायोमर्साल का नाम तो सुना ही होगा पहले से। इसमें प्रिजर्वेटिव जो यूज होता है थायोमर्साल। दूसरी चीज ये थी एडजुएंट। एडजुएंट क्या यूज होता है, सर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, एल्युमिनियम के साल्ट यूज होते हैं, चाहे हाइड्रोक्साइड या फास्फेट, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम लगा होना चाहिए। एडजुएंट एल्युमिनियम है, हाइड्रोक्साइड या फास्फेट, दोनों में से कोई भी साल्ट, एल्युमिनियम के साल्ट यूज करते हैं एज एन एडजुएंट। प्रिजर्वेटिव क्या है, थायोमर्साल इसका प्रिजर्वेटिव। टोटल 5 डोजेज होती हैं, रिकमेंडेड इंटरवल जो है सक्सेसिव डोज में कितना है, 1 मंथ का है। डोज 0.5 ml, रूट इंट्रामस्कुलर, साइट क्या है, एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन टाइप की वैक्सीन है, कंबाइंड वैक्सीन है। दो क्या है, टॉक्साइड है इसमें, डिप्थीरिया टेटनस, और पी क्या है, किल्ड सेलुलर फ्रैक्शन है। डीपीटी की वैक्सीन। अब मेजर वैक्सीन में एग्जाम में जो देखा गया, या मैंने भी देखा, तो 4 वैक्सीन के बारे में ही पूछते हैं आमतौर से, या तो डीपीटी है, ओपीवी है, मीजल्स है, या बीसीजी है। अगर स्पेसिफिक वैक्सीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं वैक्सीन से आता है, इन्हीं को हमने पढ़ा भी है डिटेल में थोड़ा सा। सर बाकी कौन कौन सी है 4? एक तो ये डीपीटी वैक्सीन है आपकी, मीसल्स, बीसीजी और बीसीजी और ओपीवी, या पोलियो वैक्सीन कह लीजिए, पोलियो पूरी, उसमें थोड़ा बहुत आईपीवी के बारे में भी है, पोलियो की वैक्सीन। या फिर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से पूछ लेता है किस वीक में कौन सी वैक्सीन दी जाएगी। अगली डिजीज है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, सेरेब्रो स्पाइनल फीवर। इसी को यूनानी में क्या कहते हैं, सरसाम। सरसाम मुखी नुखाई, हड्डी तोड़ बुखार, यही तो है उसमें सरसाम की एक किस्म है, सेरेब्रो स्पाइनल फीवर। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, निसीरिया मेनिंजाइटिस, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है। इतने सारे सेरोटाइप्स इसमें होते हैं, इसके सीरोटाइप्स, ये याद करने की जरूरत नहीं है।
ABCD29EW135XY, इतने टाइप्स की ये चीज इसकी पाई जाती है सीरोटाइप्स, निसीरिया मेनिंजाइटिस की। सबको नहीं याद करना है। और ये डिजीज, ये क्या है, इंडिया में एंडेमिक है। केसेस और कैरियर्स दोनों से फैलता है, लेकिन कैरियर्स जो होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इसका जो केस फैटेलिटी रेट होता है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का केस फैटेलिटी रेट 80% का होता है। एक चीज इसमें बताई गई कि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं। ज्यादातर केसेस इसमें जो होते हैं एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जिनमें साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो गए उनमें सिर्फ हम केस फैटेलिटी रेट की बात करेंगे। तो उनमें 80% तक चांसेस हैं किसके, फैटेलिटी के, डेथ के। और अगर हमने अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर लिया तो वही केस फैटेलिटी रेट घटकर कितना आ जाता है, लेस देन 10% का आ जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इस डिजीज का, 2 to 10 डेज है। ऑन एवरेज 3 to 4 डेज, दोनों चीजें इसमें। 2 to 10 डेज जो है नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड है, एवरेज है 3 to 4 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल डिजीज है। इसका पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, नेजोफेरिंग्स है। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, नेजोफेरिंग्स। इसकी इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है ना, बहुत कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स इसमें है। मेनिंजाइटिस है, अगर हम यूनानी का ही हमने पढ़ रखा हो, सरसाम के जो फीचर्स हैं क्या क्या होते हैं, रेबरे मोलेजात में पढ़ा होगा सबने। सरसाम के फीचर्स में क्या है, हेडेक है, फीवर है, नाजिया एंड वोमिटिंग है, फोटोफोबिया है, और नेक स्टिफनेस। इसकी जो कॉमन सबसे है, वोमिटिंग इसमें जरूर पाई जाएगी, हेडेक बहुत शदीद होता है, सर दर्द जो होता है बहुत शदीद होता है, बुखार होगा बहुत तेज, और नेक स्टिफनेस, इसमें नेक स्टिफनेस भी पाई जाती है। सडन ऑनसेट का हेडेक होता है। नेक स्टिफनेस, नाजिया एंड वोमिटिंग, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। और फीवर, ये इस मेनिंजाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स हैं। पोर्टल ऑफ एंट्री इसकी नेजोफेरिंग से, कॉजेटिव एजेंट निसीरिया मेनिंजाइटिस। इतने सारे सेरोटाइप्स हैं, किसी को नहीं याद रखना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कैरियर्स ज्यादा खतरनाक है केसेस से। अब इसमें ट्रीटमेंट भी होता है, इसमें वैक्सीन भी है, ट्रीटमेंट भी होता है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, केसेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस की हम बात कर लें, अगर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर केसेस, केसेस के लिए तो पेनिसिलिन है। ट्रीटमेंट के लिए, केसेस के लिए क्या है, पेनिसिलिन है। और कीमो प्रोफाइलेक्सिस, इसके लिए रिफाम्पिसिन हम देते हैं। रिफाम्पिसिन 600 मिलीग्राम बीडी, यानी ट्वाइस इन ए डे फॉर 2 डेज। अब यहाँ पे कीमो प्रोफाइलेक्सिस किसके लिए देते हैं, केसेस के लिए? नहीं, यही वही तो बताने जा रहे हैं। केसेस के लिए तो ये पेनिसिलिन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर केसेस पेनिसिलिन है। कीमो प्रोफाइलेक्सिस जो होता है ना, हेल्दी कॉन्टैक्ट्स को देते हैं जो उस केस के एक्सपोज, मतलब केस के कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, उससे एक्सपोज हो चुके हैं। अब कीमो प्रोफाइलेक्सिस क्या है, स्पेसिफिक प्रिवेंशन में आता है, यानी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कीमो प्रोफाइलेक्सिस आती है। ये हेल्दी कॉन्टैक्ट्स को देते हैं। हेल्दी कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट में तो आ गया, लेकिन अभी उसमें ये जरूरी नहीं कि साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, बचाना है। एज ए सर प्रिवेंशन, ये जो होते हैं ये केसेस के कांटेक्ट में आए होते हैं। हाँ, कीमो प्रोफाइलेक्सिस जो हम देते हैं वो हेल्दी कॉन्टैक्ट, यानी जो केसेस के कॉन्टैक्ट में है उनको देते हैं। रिफाम्पिसिन है 600 मिलीग्राम ट्वाइस इन ए डे, 2 दिन के लिए सिर्फ देते हैं। और केसेस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो पेनिसिलिन है, और पेनिसिलिन ही ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, कैरियर्स के लिए भी। सिर्फ कीमो प्रोफाइलेक्सिस में रिफाम्पिसिन है, बाकी केसेस और कैरियर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो पेनिसिलिन है। सर ये सिर्फ एक बार ही देते हैं, अगर फिर दोबारा से कांटेक्ट में आया तो? नहीं, कीमो प्रोफाइलेक्सिस जो एक ही बार होती है, सिर्फ 2 दिन के लिए होगी। सर ये बताइए, जो कैरियर्स होते हैं उनके अंदर तो डिजीज अकर नहीं ना हुई होती, लेकिन उनके अंदर डिजीज प्रेजेंट होती है, हाँ यही तो फर्क है। हाँ,
तो ठीक है और सर। यहाँ पे ये भी है कि ड्रग ऑफ चॉइस दोनों की सेम क्यों रखी, क्योंकि कैरियर्स आर मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देन केसेस। इन दोनों की, कैरियर और केसेस की, ड्रग ऑफ चॉइस है पेनिसिलिन। सिर्फ कीमोप्रोफाइलेक्सिस, कीमोप्रोफाइलेक्सिस को याद रखिए, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है कीमोप्रोफाइलेक्सिस। रिफाम्पिसिन देते हैं इसमें, इसकी वैक्सीन भी आती है, मेनिंजाइटिस की वैक्सीन भी आती है, किल्ड वैक्सीन है और सेलुलर फ्रैक्शन, दोनों तरीके की वैक्सीन यूज होती है। किल्ड वैक्सीन और सेलुलर फ्रैक्शन दोनों तरीके की वैक्सीन यूज होती है। डोज, ज्यादातर की डोज, अब अगर हम बीसीजी को हटा दें तो ज्यादातर डोजेस जो है ना 0.5 ml है ज्यादातर वैक्सीन की। रूट इसका है सबक्यूटेनियस, साइट वही है एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई मिडिल 1/3, और इसको हर तीसरे साल बूस्टर डोज भी देनी पड़ती है इसमें। अब इतने सारे ग्रुप्स के लिए ये अवेलेबल है, कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ ये याद करना है कि वैक्सीन जो है ग्रुप बी मेनिंगोकोकस के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमने बताया था ना कि सीरोटाइप्स ए बी सी डी 29E XYZ सब है, तो सबके लिए अवेलेबल है, सिर्फ ग्रुप बी मेनिंगोकोकस के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कंट्रा इंडिकेशन इस वैक्सीन के क्या है, एक तो प्रेगनेंसी में नहीं देते, पहली जो किल्ड वैक्सीन ये मिली जो प्रेगनेंसी में हम नहीं देते इसको, मेनिंगोकोकल वैक्सीन को। और इन्फेंट्स और चिल्ड्रन जो 2 साल से कम के बच्चे हैं, इनमें भी हम नहीं देखेंगे, ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। 2 साल से कम के बच्चे में और प्रेगनेंसी में इसका कंट्राइंडिकेशन है, नॉर्मली यूज में नहीं होती। नॉर्मली जो है ना इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, पेनिसिलिन से ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वैक्सीन अगर हम दे रहे हैं तो हर तीसरे साल बूस्टर डोज भी देनी पड़ेगी इसमें, हर तीसरे साल बूस्टर डोज भी देनी पड़ती है। बस सर टोटल इसकी वैक्सीन का नाम क्या बताया था? मेनिंगोकोकल वैक्सीन का, इसका कोई नाम नहीं दिया गया, बस इतने सारे हैं, सबके लिए अलग अलग वैक्सीन आती है। तो सर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये है? नहीं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में होती तो जरूर होती, ये क्या है स्पेसिफिक है, कहीं पे अगर वो क्या बोलते हैं एपिडेमिक हो गया कहीं पे, अच्छा अच्छा। तो वहां पे हम दे सकते हैं। एज सच इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं। हाँ, इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिशियन IAP है, वो रिकमेंड करती है कि बच्चों को जहाँ पे वही पेंडेमिक तो नहीं होता इसके, एपिडेमिक्स होते हैं, एपिडेमिक में हम दे सकते हैं इसको।